दोस्तों फाइनली LIC AAO का एडमिट कार्ड आ गया है। एक ऐसी जॉब जिसका हर एक बैंकर जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा होता है, इवन जो बैंक के अंदर ऑलरेडी हो चुके होते हैं, चाहे वो SBI क्लर्क हो, IBPS क्लर्क हो, इवन PO लेवल के जो बच्चे ऑलरेडी पोस्टेड हैं वो भी LIC को टारगेट करते हैं, क्योंकि कई मामले में LIC की जॉब चाहे वो असिस्टेंट हो या डबल ए तो खैर बहुत ही अच्छी हो जाती है ना। तो इस बार भाई कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। 7 से 8 दिन का टाइम और बचा है। लास्ट के दिनों में आपको क्या करना चाहिए, मेक श्योर करें। सबसे पहली चीज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे LIC के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट 7-8 डेज के अंदर देने वाला हूं। ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बल्कि प्री का हाई लेवल एक्चुअल कंटेंट, जो पजल का लेवल है, क्योंकि आप अगर रीजनिंग में बेटर स्कोर करेंगे तो आपके लिए ओवरऑल कट ऑफ निकालना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 2 सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, जो है वो क्वांट और रीजनिंग का। इंग्लिश आपका बाय डिफॉल्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। सबसे पहले बात करते हैं, आज जब ये आया एडमिट कार्ड आया, बेसिकली जो है वो 3 अक्टूबर के चारों शिफ्ट का एग्जाम है। हमने पोल करवाया था टेलीग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर और जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। किसी और का इसके अलावा भी कोई शिफ्ट में एग्जाम है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक जितना मुझे डेटा मिला है 3 अक्टूबर का मिला है। अब जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं एक बार जल्दी से देख लीजिए। अगर आपका शिफ्ट 1 है, मतलब 8 बजे गेट जो है वो क्लोज हो जाता है, मतलब 8 बजे आपको एंट्री ले लेनी है। आधे 1 घंटे के अंदर आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन होता है, 9 बजे से एग्जाम होगा, 10 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, मतलब एंट्री हो जाएगी। 11:30 से एग्जाम होगा, 12:30 एग्जाम खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, 1 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 3 बजे एग्जाम खत्म होगा। और चौथी शिफ्ट में 3:30 पे जो है वो क्या कहते हैं गेट आपका क्लोज होगा, देन 4:30 पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 पे एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी 7 से 8 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और आप किन चीजों पे ज्यादा फोकस करें जो आपको मार्क्स दिलवाने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे डेटा दिखाऊं, सबसे पहले LIC का पैटर्न आप देखिए। 19-25 के अंदर इस बार हमें टोटल 760 वैकेंसीज देखने को मिली। ठीक है, 23 में हमें 300 वैकेंसी AAO की मिली थी, जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। 20 में 168 मिली थी और 19 में 590 करीब वैकेंसी। तो वैकेंसी की अगर आप इन जनरल संख्या बोले तो कम होती है, कंपटीशन इसमें अच्छा खासा बढ़ जाता है। और मैं इसमें बहुत सिंपल कहूं, वैकेंसी चाहे कम हो या ज्यादा हो, LIC के अंदर चाहे असिस्टेंट हो या फिर AAO हो, हर एक बच्चा जो ऑलरेडी बैंकर हो चुका है या प्रिपरेशन कर रहा है, सभी का ये ड्रीम होता है कि वो LIC के अंदर चले जाएं। तो उसमें वैकेंसी मैटर नहीं करती भाई, कंपटीशन हमेशा से ही हमें ज्यादा लेवल का मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न दिखाता हूं। 2023 के अंदर जो है वो 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। जरा पेपर को एक बार देखिए। तीनों सब्जेक्ट में आपको पता है इंग्लिश एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें आपको मार्क्स गेन करने हैं, बट ये कंपलसरी इसके मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट अगर आप देखें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को मिला के लगभग 77 से 85 के करीब आपके जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट रहे हैं, जिसमें रीजनिंग बच्चे ने 35 में से 30-31 किया था और लगभग क्वांट के अंदर 27 से 28 एक एवरेज अटेम्प्ट था। अगर आप थोड़ा सा पेपर को देखेंगे, पेपर आप देखिए, स्क्वायर पजल सीधे सीधे डॉट ओरिएंटेड, फ्लोर पजल डायरेक्ट डॉट ओरिएंटेड, ऑर्डर रैंकिंग का सीक्वेंस बेस्ड एक सवाल था। 7 लोगों की सिचुएशन थी, हमें इनका रैंक निकालना था, इसमें भी लगभग इंफॉर्मेशन बन जा रही थी। अनसर्टेन में 13 लोग टोटल बने थे। ठीक है, 4 से 5 आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और सीधा लेफ्ट साइड से F सेकंड पे है, F और D में 4 का गैप, D के थर्ड राइट में, काइंड ऑफ कंडीशन आपको लगभग दी गई थी। इसके बाद सिलेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन जो था वो आपका पजल का लगभग 5 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सिलॉग 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है, चलिए ये आपसे ना बने, मीनिंगफुल वर्ड में हमेशा बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि आप डाउट में हैं आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप तुक्का मारें, आपकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, बेटर है कि आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, देन ऑड वन आउट, वर्ड फॉर्मेशन, ऑर्डर सीक्वेंस का एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पजल की संख्या अच्छी खासी मिली थी, 25 नंबर। आपको ये चीज पता ही होगा, इस बार SBI PO ने पैटर्न जो है वो काफी चेंज किया था, लास्ट ईयर भी चेंज किया। लास्ट ईयर मतलब जो अभी फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ था और अभी जो आपका अगस्त सितंबर में एग्जाम हुआ, इसमें भी SBI PO का सेम पैटर्न हमें देखने को मिला, जहां 30 क्वेश्चन में से 25-26 नंबर पजल आए थे। तो मैं सभी को ये चीज हिंट करूंगा कि अगर आप AAO टारगेट कर रहे हैं, समतुल्य है PO के, भाई आप AAO को क्लैरिकल से तो तुलना नहीं कर सकते हैं, समतुल्य आप कहेंगे PO के,
ओके, तो इस बार भी हो सकता है एसबीआई पीओ के अंदर आपका जो पैटर्न देखने को मिला था वो आपको एलआईसी डबल में भी देखने को मिल जाए। और देखिए पहले भी हमने अर्लियर ट्रेंड में देखे, आप देखिए ना 25 नंबर की अगर पजल 35 में पूछी जा रही है तो उसको कम तो आप नहीं मानेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा खासा लेवल हमें पजल को देखने को मिला। तो पजल को आपको कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पजल आपको जो है वो मिल सकती है। और मैं इस चैनल पे लगातार, आप अगर देखेंगे कल का सेशन, जितने बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहला काम करिएगा चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कल मैंने 22 पजल करवाई हैं एलआईसी डबल के लिए। उससे पहले आप देखिए ये यहां पे हम लोगों ने कंप्लीट पेपर किया था एलआईसी का। इसके अलावा और मैं आपको दिखाता हूं एलआईसी की 21 पजल, एलआईसी की देन यहां पे 14 पजल, देन एलआईसी का मैं और नीचे जाऊंगा, मैंने भर भर के 19 पजल, ये 22 पजल की क्लास है। इसके बाद यहां पे अगर मैं जाऊं 17 पजल की क्लास है, ठीक है, ये 15 पजल की क्लास है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं एग्जाम से पहले इतना कंटेंट आपको देने वाला हूं कि जो एक सीरियस एस्पायरेंट है वो बहुत अच्छे से एलआईसी को जो है वो टारगेट करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। ओके, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में क्या आया? इंग्लिश में आरसी, सिंगल फिलर्स, एरर डिटेक्शन, मिसलेनियस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ध्यान रखिएगा इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके ओवरऑल मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। रॉन्ग नंबर सीरीज 6 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन, देन लाइन ग्राफ 5 से 6 क्वेश्चन, देन पाई एंड टेबल डीआई 5 से 6 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के लगभग 12-13 क्वेश्चन डूएबल मैनर में थे, बहुत ज्यादा मैं लेवल अप नहीं कहूंगा, ठीक है। इसके शिफ्ट को जो है वो 2 की बात करें, अगेन आप अगर ओवरऑल पैटर्न देखें इजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिला, जहां बच्चे के अटेम्प्ट लगभग 67 से लेकर 71-72 तक गए थे, जिसमें रीजनिंग जो है वो जहां 30-31 अटेम्प्ट थे, इस बार 26 पे जाके रुक गए। यहाँ पे लगभग 25 अटेम्प्ट क्वांट के थे और लगभग जो है वो इंग्लिश का 21 से 23 यहाँ पे अटेम्प्ट था, ठीक है। पेपर को एक बार देख लीजिए। टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, क्वाड्रेटिक, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, ये आपका कंप्लीट पैटर्न जिसमें लेवल अप थोड़ा सा कंटेंट पूछा गया था, इसीलिए आपने देखा कि अटेम्प्ट थोड़े से कम भी हुए हैं। अनसर्टेन वाली इसमें थोड़ा लेवल अप पजल आई थी, ठीक है। ओके, मंथ बढ़िया पजल थी, बॉक्स बढ़िया पजल थी, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, फ्लोर बेस्ड पजल ठीक था, फ्लोट एंड फ्लैट क्या कहते हैं, फ्लैट एंड फ्लोर। इसके बाद सीरीज का क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड। आपने मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप आ गए थे, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट लगा था। तो 5 नंबर का एक अनसर्टेन, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ज्यादा हो जाते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि पजल टफ थी, टाइम टेकिंग हो जाता है, फिर आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप किसी पजल को एक तय सीमा से ज्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है दिमाग में भी प्रेशर आता है कि यार मेरे पास 20 ही मिनट है, मुझे 35 क्वेश्चन करने हैं, इस एक ही पजल में इतना टाइम लग गया, बचे क्वेश्चन कैसे करूंगा। तो उसको कह सकते हैं कि टफ नहीं था, हाँ भाई लंदी पैटर्न आपका पूछ लिया गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। इंग्लिश में आरसी, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, एरर, चूज द करेक्ट, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिंगल फिलर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगेन पैटर्न थर्ड शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट मुझे देखने को मिला। और ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें, अगेन यहाँ पे 70-72 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट गए थे। पेपर के पैटर्न को देखिए, बार ग्राफ, टेबुलर, कैसलेट, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अटेम्प्ट्स, अच्छा अटेम्प्ट्स यहाँ पे 26, ये 24। नेक्स्ट पे आ जाइए। इस वाले में फ्लैट एंड फ्लोर पजल, देन बॉक्स पजल, पैरेलल रो, डे बेस्ड कंपैरिजन। इसमें फ्लैट फ्लोर का थोड़ा लेवल था, थोड़ा बॉक्स का लेवल था। फ्लैट फ्लोर थोड़ा ज्यादा था क्योंकि इसमें डायरेक्ट डॉट नहीं मिल रहा था, आपको 2 पॉसिबिलिटी को बना के यहां पे बनाना पड़ रहा था, जो कि टाइम टेकिंग था। बॉक्स पजल में इन जनरल हम 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, पर अगर मैं कहूं 8 लोग हैं, ए और बी में 2 का गैप है, फिर बी और सी में 1 का गैप है, तो आपको बी और सी वाली पॉसिबिलिटी भी यहां पे ड्रॉ करनी पड़ी थी। इसमें थोड़ा सा समय और लग गया था, ठीक है। पैरेलल रो, देन कंपैरिजन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, चाइनीज 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन। तो ये वाला हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगा होगा उस शिफ्ट में, लेकिन ये फिर भी बन गया था। ओवरऑल अटेम्प्ट मैं कहूंगा यस, इजी टू मॉडरेट पैटर्न आपका एग्जाम में आया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर आप देखें इंग्लिश में वर्ड स्वैप, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूजेस, फिलर्स के क्वेश्चन है ना, ये भी डूएबल मैनर में था, जिसमें ठीक ठीक अटेम्प्ट्स आपके बन जा रहे थे। 17 तारीख की लास्ट शिफ्ट में आएंगे, इजी टू मॉडरेट पैटर्न ओवरऑल। और यहां पे अगर मैं देखूं वंस अगेन 70 से 72 आपके अटेम्प्ट थे। रीजनिंग के अंदर 22 से 24 अटेम्प्ट ही हुए। देन यहां पे क्वांट के अंदर 24 से 26 और इंग्लिश के अंदर 21 से 24 का अटेम्प्ट था। पेपर का पैटर्न देखते हैं। डेजिग्नेशन पजल
ठीक लेवल पे थी, सर्कुलर ठीक लेवल पे थी, लीनियर थोड़ा सा टाइम टेकिंग पैटर्न था इस वाले शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं मिसलेनियस के पैटर्न ने थोड़ा परेशान किया था, डायरेक्शन ठीक था, सिलॉक के 5 क्वेश्चन पूरे 5 क्वेश्चन ओनली अ फ्यू बेस थे और ये आपसे बन जा रहे थे। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, इनइक्वालिटी। तो अगर आप एक आध पैटर्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट यहां पे 25-26 है, तो अगर मैं एक पैटर्न को छोड़ दूं कि हाँ भाई उसका लेवल ऑफ कंटेंट आया था, तो भी आपके 20+ अटेम्प्ट बन जा रहे थे अगर आपने प्रैक्टिस किया है, आपने समय दिया है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। मैथ्स की बात करें, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, बार डेटा जो है वो इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन, टेबल डीआई 6 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। डीआई की संख्या मुझे यहाँ पे 3 दिख रही है, इवन 6, 5, 11, 4, 15 नंबर सीधा सीधा आपसे डीआई पूछ लिया गया, ठीक है। लेवल अप तो होगा ही क्योंकि डीआई के पैटर्न ज्यादा हैं। आरसी मिसस्पेल्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, मिसलेनियस के पैटर्न है ना, तो इसमें अभी आपका लगभग 16-18 आपका एक डुएबल मैनर में अटेम्प्ट्स यहाँ पे जो है वो बने थे। अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ पे नजर डालूं कि लास्ट ईयर के नंबर्स क्या थे, देखिए ओवरऑल अगर मैं सेक्शन वाइज देखूं, रीजनिंग के अंदर 18 नंबर था, क्वांट के अंदर 18 नंबर था और इंग्लिश के अंदर आपका 10 गया था। आउट ऑफ 70 अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, आउट ऑफ 70 मतलब मैंने इंग्लिश को साइड कर दिया, मैथ और रीजनिंग अगर आप देखें तो 55 कट ऑफ जो है वो हमने देखा था 2023 के अंदर जो है वो जनरल का। देन ईडब्ल्यूएस का 52 था, ओबीसी का 52 था, एससी का यहाँ पे 48 था, एसटी का यहाँ पे 45 था। तो 52, 55 अगर 70 के अंदर है, अच्छा खासा नंबर है, आपको अटेम्प्ट्स अच्छे करने ही हैं, ठीक है। मतलब देखिए अगर मैं ओवरऑल पैटर्न की बात करूं, 23 के अंदर भी 22 के अंदर भी एक आध लेवल ना कहिए, ओवरऑल पेपर अगर इजी आ जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है, बट एक आध लेवल भी अगर आता है तो भी 22-25 अटेम्प्ट इन जनरल बच्चों के हो जाते हैं। तो आपको यही टारगेट अभी करंट पे एग्जाम में करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि लास्ट के 7 दिन की स्ट्रेटेजी क्या है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो, क्योंकि ये डेटा आपके सामने है। अगर मैं इसको लास्ट ईयर से भी तुलना करूं, इससे पहले अगर मैं जाऊं, ये 2019 का है जहां पे आप देखें 58 का कट ऑफ, ठीक है, देन 50 कट ऑफ, देन 44 है ना, जो है वो 54, देन 53। अगर मैं कहूं सेक्शन वाइज 18 और ये 10, ये तो ऑलरेडी आपका मेंशन होता है, तो ये नंबर्स आपको गेन करने पड़ेंगे। इसका अगर मैं अभी कहूं अगले 7 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको फोकस यहां पे करना होगा इस चीज में, रेगुलर मॉक देना है अगले 7 दिन, ठीक है। मॉक को एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट पे आइए, वापस मॉक दीजिए। ये जितनी बार अभी आप रिपीट करेंगे आपको फायदा उतना ज्यादा होने वाला है। मैंने आपको स्टैट दिखा दिया, स्टैट्स के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। स्पीड तो खैर मैटर करेगा ही, लेकिन एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट होगी, जहां पे लेवल ऑफ कंटेंट आपको समझ में आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे सेलेक्टिव अप्रोच हो लेकिन सही अप्रोच हो। और जब कभी भी आप फिलहाल मॉक देंगे अगले 7 दिन, मेक श्योर करेंगे अपने परसेंटाइल के कॉलम को जरूर ध्यान दीजिएगा। परसेंटाइल का कॉलम आपके एग्जाम के लिए फिलहाल सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जो मॉक दे रहे हैं उसका परसेंटाइल 80-85 से ऊपर है, तो आप मान लीजिएगा कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन में हैं, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी सही है। इसको लगातार मेंटेन करके रखिए। अगर आपका परसेंटाइल लेट सपोज मैं कहूं 80 से कम आ रहा है, तो ये थोड़ा चैलेंज है, इसको मेंटेन करिए, 80-85 का बैलेंस ये बना रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका नंबर 70 से भी कम हो जाता है तो भाई ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, यहां पे आपको फिर बहुत काम करने की आवश्यकता होगी। तो आप जो मॉक दे रहे हैं, मॉक का रिपीटेशन आपका डेली होना चाहिए। देखिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप एक मॉक तो आपको देना ही है, एक मॉक तो एनी हाउ देना है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह एक मॉक देके उसको सुबह ही अच्छे से जो है वो आपने पूरा एनालिसिस कर लिया और एक मॉक का टाइम शाम को भी है, तो आप जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 2 मॉक दे सकते हैं तो अदर मान लिया क्या कहते हैं इन जनरल अगर पॉसिबल नहीं है तो एक मॉक तो आपको किसी एक टाइम पे देना ही है। एनालिसिस में टाइम दीजिए, ठीक है। वीक एरियाज को देखिए कहां पे गलती हो रही है, उसका कंटेंट लीजिए। कंटेंट आपके पास नहीं है, मुझसे मांगिए, मैं आपको उसका कंटेंट दे दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने में कहीं कोई कमी ना लगे, जो है वो ना लगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो लगभग बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लीजिए आप मॉक देते हैं, आप अभी लगातार मॉक दे रहे हैं और मॉक में आपका
कंसिस्टेंट स्कोर मान लीजिए 72, 74 है ना, मान लीजिए 78 है ना, इन जनरल मैं बता रहा हूं 82, ठीक है, या 85 या फिर 83, ऐसा कुछ आपका अटेम्प्ट कंसिस्टेंट हो रहा है। लेट्स सपोज मैं इन 3 स्कोर को लेता हूं, ऐसा कुछ अटेम्प्ट आपका कंसिस्टेंट हो रहा है कि हाँ भाई कभी आपने 77 गेन कर लिया, कभी 79 गेन कर लिया, कभी 81 गेन हो गया, कभी 84 गेन हो गया, कभी 82 गेन हो गया। लगातार अगर आपके मॉक में गेन हो रहे हैं और मान लीजिए आप रियल एग्जाम देने गए और वहां पे आपका अटेम्प्ट रुक गया 68 में, वहां आपका अटेम्प्ट रुक गया 70 में, वहां अटेम्प्ट आपका रुक गया 71 में, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले पैनिक हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, लगातार मैं मॉक दे रहा था, आज पता नहीं क्या हुआ, मैं डर गया और मेरा अटेम्प्ट इतना हो गया, मेरा साल बर्बाद हो गया, मेरा LIC का एग्जाम बर्बाद हो गया। देखिए एक बात समझिए, अगर आप कोई स्कोर कंसिस्टेंट लगातार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मेन एग्जाम में कुछ डिफरेंट हो जाए। अब अगर ये डिफरेंट हुआ, इसका मतलब ये है कि वो जो पेपर का लेवल अप है ना, वो आपके लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। क्योंकि अभी तक आपने जितने मॉक दिए हैं उन सभी में अगर आप ये डिसेंट स्कोर बना पा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे गलती आपकी नहीं है, यहां पे पेपर का लेवल अप हो गया है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपको एग्जाम में मिले, एकदम पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले अलर्ट हो जाइए कि हाँ भाई लेवल अप मेरा शिफ्ट आ गया है। मुझे ना अभी सबसे पहला फोकस करना है एक्यूरेसी में, सबसे पहला फोकस करना है मुझे एक्यूरेसी में, मेरी एक्यूरेसी बेहतर हो। मैं अभी जितने करूंगा ना, मुझे नहीं पता मेरे अटेम्प्ट कितने होंगे, लेकिन जो भी होंगे ना वो एक्यूरेट होंगे। मैं सेलेक्टिव अप्रोच करूंगा अभी, क्योंकि हां मुझे फील हो रहा है कि पेपर का लेवल अप हो रहा है। तो ये चीज आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पैनिक लेके पूरा एग्जाम खराब कर लेते हैं, है ना, कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि यार मैं कैसे हो सकता है कि मैं जब 80, 85, 78, 79 कर रहा हूं, हाउ इज इट पॉसिबल कि अटेम्प्ट जो है वो 65 जो है वो 68 पे जाकर रुक गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप अगर अच्छे से अलर्ट होकर समझेंगे तो आप एक्यूरेसी के साथ बेटर स्कोर जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, क्या आपको करना है, आपको यहां पे देखिए कुछ चीजें फोकस करनी है। आपको अभी कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर फोकस करना है। मेन सब 7 दिन में आप क्या ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट पे जो है वो काम करना होगा। ये आपके जो है वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली स्पीड, एक्यूरेसी, कैलकुलेशन, क्यूब रूट, पजल की जो है वो बेसिक फंडामेंटल। चूंकि आपका इंग्लिश भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो जो भी इंग्लिश में आपको लगता है कि ये सेक्शन आपका मजबूत है, उसको आप थोड़ा सा एम करिए। ये आपको जरूर करना है, मॉक देना है, और मॉक देने के बाद उसको आपको एनालिसिस करना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ओके। क्वांट और रीजनिंग में आपको स्पेशल जो है वो अटेंशन देना है, क्योंकि इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो इंग्लिश ठीक है, आपको एक नंबर गेन करने हैं एटलीस्ट कि आप पास हो जाएं, लेकिन मेनली आपका क्वांट और रीजनिंग है। ठीक है, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू बिफोर हैंड, नॉट आफ्टर मेंस रिजल्ट। देखिए जब ये तो मेंस की बात हो गई, बट ये मैं कहूंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो प्री और मेंस क्लियर करते हैं लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। तो इंटरव्यू भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको प्री के जस्ट आफ्टर, हालांकि ये प्री के बाद की बात होगी, है ना, आपको इंटरव्यू को भी साइमल्टेनियसली जो है वो स्टार्ट करना होगा, अगर आपको लगता है कि आप लेस कॉन्फिडेंट हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, ओके। सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपको बता ही रहा हूं। पजल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, क्योंकि SBI PO में बदलाव आया था, NIACL AO में हमने बदलाव देखा। कोई बड़ी बात नहीं है, AO लेवल के पेपर में हमें LIC में देखने को मिल जाए, तो उसके लिए भी हमें कॉशियस रहने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ओके। क्या चीज आपको नहीं करनी है, कैजुअली प्रिपेयर मत करिए। LICWO एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों का सपना LIC में जाने का होता है। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपने पढ़ लिया, अब क्या ही मुझे रिवाइज करने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो दिन रात एक कर रहे होंगे, कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी बैंक में PO के लेवल पे पोस्टेड हैं, LIC टारगेट कर रहे होंगे, क्लैरिकल लेवल पे पोस्टेड हैं, LIC टारगेट कर रहे होंगे। सोचिए एक बच्चा 9 घंटे जॉब करने के बाद 4-5 घंटे दे रहा है, सोचिए कितना सीरियस होगा अपनी स्टडी के लिए। तो आप तो अभी लेट सपोज आप केवल स्टूडेंट हैं, तो जो बच्चा जॉब से आने के बाद 3 घंटे दे रहा है, तो आइडियली आपके खुद से आना चाहिए कि मुझे ना 3 घंटे नहीं यार, मेरे पास अगर समय है मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पॉसिबल है मैं जरूर दूंगा, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई मैं ही करूंगा, जॉब मुझे ही लगेगी, सैलरी मुझे ही आएगी, वर्क लाइफ बैलेंस मेरा ही होगा। तो अपने लिए करिए, ना कि किसी और के लिए। ठीक है, ओके।
जीके इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपके काम आएगा। मॉक को बिल्कुल डिले नहीं करना है, जितना आप मॉक देंगे उतना बेटर होगा, ठीक है भाई। शॉर्टकट्स और ट्रिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर बेसिकली अगर आपके अटेम्प्ट्स अच्छे होते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई सम ARB सम BRC, तो ए और सी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ए और सी में डेफिनेट जो बोला जाएगा गलत होगा, ए और सी में जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सब सही हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये LIC का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। मैं फिर कहूंगा सारे बच्चे जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अगले 7 दिनों में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, आपने जो भी लेटेस्ट में कोई आज कोई मॉक दिया है या फिर आपने कल लेटेस्ट में कोई मॉक दिया है, उसका टोटल स्कोर आपका कितना बना था उस मॉक का, उसमें आपने मैथ में स्कोर कितना किया है, उसमें आपने इंग्लिश में स्कोर कितना किया है, और जो है वो उसमें आपने रीजनिंग में स्कोर कितना किया है, ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और उस पर्टिकुलर मॉक का ना ओवरऑल परसेंटाइल कितना बना है, इसको आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। सारे बच्चे ये भी एक बार कमेंट करेंगे आपका एग्जाम कौन से दिन में, मतलब 3 तारीख में है, कौन सी शिफ्ट में आपका है, और 3 तारीख के अलावा भी अगर किसी दिन में आपका एग्जाम है उसको भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी 3 तारीख का ही डेटा मिला है, हो सकता है 3 के अलावा भी कोई जो है वो शिफ्ट में एग्जाम हो, ठीक है। अब जैसे ही आपका प्री का एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है आप फोकस करेंगे मेंस में। मेंस को हम अभी से प्लान कर रहे हैं। अभी LIC का हमने एक 10 प्रीमियम सेट का बैच लॉन्च किया था, जिसे बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। अब इसके बाद हमारा पूरा फोकस जो है वो किस पे है, हमारा जो पूरा फोकस है मेंस पे भी होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हम मेंस पढ़ेंगे। अगर आप केवल रीजनिंग को टारगेट करना चाह रहे हैं, ये मेरा इंडिविजुअल रीजनिंग का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस, नीव फाउंडेशन, लक्ष्य मेंस, SBI क्लर्क प्री प्लस मेंस, उड़ान प्री प्लस मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू जो है प्री प्लस मेंस, लक्ष्य मेंस, LIC WO मेंस के लिए, ये सारे के सारे बैचेस आपको वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन में केवल और केवल 799 में मिल जाएंगे। यानी 799 के अंदर आप कंप्लीट रीजनिंग की स्टडी 1 साल के लिए प्रॉपर यहां पे कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाऊंगा, ये बैंक महानायक है, जिसके अंदर अगले 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सब आपको इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसका 1.5 साल का फी यहां पे 1599, 2 साल के लिए 1999 और 3 साल के लिए 2699 में आप इसको प्रॉपर यहां पे अवेल कर सकते हैं। इसको कहां से अवेल करेंगे, आप जो ये वीडियो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, या फिर आप लाइव सेक्शन में कोई भी एक वीडियो, जैसे अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि मैंने आज ही ना एक, जैसे ये कल LIC वाली मैंने क्लास ली, जैसे मैं LIC पे क्लिक करूंगा तो मैं यहां पे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया और यहां मुझे सारे बैचेस के लिंक मिल रही है। बैंक महानायक, रीजनिंग नायक, LIC WO प्रैक्टिस बैच, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं LIC WO प्रैक्टिस बैच पे जाऊंगा तो ये 10 प्रीमियम सेट का मॉक है, जो आपके एग्जाम से पहले आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप यहां से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, 499 केवल प्राइसिंग है, जिसमें आपको सारे कंप्लीट मॉक मिल जाएंगे, साथ में रीजनिंग नायक जिसमें सारे के सारे रीजनिंग का कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको मिल जाएगा बैंक महानायक, जो कि कंप्लीट जितने बैचेस हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए जो भी बनाएंगे वो सब आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।